स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। बच्चा लोग, ये जनरली वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है और क्लास 9th में ये डिस्कस किया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्ट्री का एक चैप्टर है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मुश्किल की बात तो ये है कि जनरली क्लास 8 तक के बच्चे जो हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं उनके लिए बड़ा ही रिलेवेंसी सा सिलेबस होता है। सिलेबस जो होता है वो इंडियन हिस्ट्री के बारे में स्पेशलाइज्ड होता है और इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी बातों के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चर्चाएं सुन रहे होते हैं और उन चर्चाओं को रिलेट करना और समझना कोई बहुत मुश्किल का खेल नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, तो वर्ल्ड हिस्ट्री अपने आप में एक बड़ा ही कठिन और बड़ा ही मुश्किल से भरा हुआ विषय होता है। और खास तौर पे ये तब और भी हार्ड हो जाता है जब बच्चे ना सिलेबस को रिलेट नहीं कर पाते हैं, आपस में एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पाते। बहुत ही बड़े शिक्षक हैं जिससे मैं भी कभी पढ़ा करता था, जिनका नाम है सर मणिकांत सर। ये मणिकांत सर जो है ना, ये इंडिया के टॉप मोस्ट हिस्ट्री टीचर हैं। उन्होंने एक बहुत ही अहम बात कही थी, जो आज मैं हिस्ट्री के अपने पहले जर्नी के अंदर इस बात को डिस्कस करना चाहता हूं। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर कोई भी बच्चा हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो हिस्ट्री तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक इवेंट्स आपस में रिलेट नहीं होंगे। यानी इवेंट्स का रिलेशन जब बनना शुरू होगा, इवेंट्स जब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होना शुरू होंगे ना, जब एक दूसरे से टाई करना शुरू करेंगे, देन आप इस बात को याद रखिए कि हिस्ट्री को भूलना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान के चलिए रेंडमली हम लोगों के घर में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं कि कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, ये सारी बातें हम लोग को ध्यान में रहती है, क्योंकि सारी की सारी जो घटनाएं घर के अंदर हो रही होती है उन सारी घटनाओं का लिंक हम एक दूसरे से कर लेते हैं। हमें पता होता है कि कोई भी काम जो हो रहा है उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, और वो चीजें क्यों हो रही है, इस सारी चीजें हमें पता होती है। लेकिन जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो एक तरह से ना पैरोट लर्निंग करने लगते हैं। एक तरीके से हम डेट को, डेटा के बारे में, डेटा कलेक्ट करने के पीछे पड़ जाते हैं। और दैट्स व्हाई द मेन रीजन जो होता है वो ये होता है कि हम लोग कभी भी फोकस नहीं कर पाते हैं इवेंट्स को कनेक्ट करने के लिए, इवेंट्स को रिलेट कर पाने में। और इस वजह से अक्सर ये चीजें होती है कि हमारा हिस्ट्री के अंदर से जो इंटरेस्ट होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आप यकीन मानिए, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, लेकिन साइंस के स्टूडेंट होने के बावजूद भी मैं बहुत ही मन लगा करके, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आत्मीयता के साथ मैं हिस्ट्री, पॉलिटी को समझना और जानने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे बच्चे कह भी रहे थे कि आप साइंस के टीचर हैं, आप साइंस पढ़ाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, मैं यकीनन इस बात को स्वीकारता हूं कि मैं साइंस पढ़ाता हूं, लेकिन मेरा बहुत ही आत्मीय रूप से मन था कि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिस्ट्री और सिविक्स को लेकर के आऊं और बड़ी मनोयोग से पढ़ाऊं। मैंने पहले भी बताया है कि ये मेरा पहला अनुभव है हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाने का, लेकिन प्रयत्न जो है वो अपने बाकी जितने भी विषय मैंने पढ़ाए हैं उन सभी विषयों के ऊपर जो मैंने अनुभव प्राप्त किए हैं उसको डालने का मैंने यहाँ पे कोशिश करा है। और उम्मीद है कि आपको ये चीजें जो है वो बिल्कुल पसंद आएंगी। हाँ, तो बच्चा लोग, सबसे पहले हम आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, इसे सिलेबस में बना के क्यों रखा हुआ है। देखो बच्चा लोग, कहानी ऐसी है ना कि फ्रांस की जो टेरिटरी है, यानी जो एरिया है, जो बाउंड्री की बात करते हैं, फ्रांस की हम जो बात करते हैं, आज के भी टाइम पे फ्रांस कोई बहुत बड़ा कंट्री नहीं है। आप अगर बात करोगे रसिया के बारे में, अगर आप बात करोगे इंडिया के बारे में, अगर आप बात करोगे चाइना के बारे में, ये कंट्री जो है पॉपुलेशन को हटा दो तो इनकी टेरिटरी बहुत बड़ी है, यानी इनके पास लैंड बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में ये फैले हुए हैं। रसिया के पास एक बहुत बड़ा लैंड है, चाइना अपने आप में एक बहुत बड़ी टेरिटरी को होल्ड करता है, और इंडिया के बारे में तो कोई बात छुपी हुई नहीं है। इंडिया ऑटोमेटिकली ये बात सबको पता है कि बहुत बड़ा टेरिटरी होल्ड करके रखा हुआ है। इन सारी बड़ी बड़ी टेरिटरी के होने के बावजूद भी हम फ्रेंच के बारे में या फ्रांस के बारे में इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि फ्रांस का जो ये रिवॉल्यूशन है, और साथ साथ फ्रांस के रिवॉल्यूशन के साथ साथ फ्रांस के जो फिलोसफर्स हुए, इन फिलोसफर्स ने, इन रिवॉल्यूशन ने इतना बड़ा इंपैक्ट डाला वर्ल्ड के ऊपर कि मैं क्या ही बताऊं। जो दुनिया में पहली बार एक वर्ड यूज करा जाता है डेमोक्रेसी के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं समानता, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, ये जो 3 वर्ड्स यूज किए जाते हैं, समानता, स्वाधीनता और स्वतंत्रता, यानी इंडिपेंडेंस, इंडिया, एक तरीके से सोवरेनिटी, और साथ ही साथ जो हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, ये तीनों के तीनों वर्ड जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आउटकम है। यानी हम जब बात करते हैं समानता के बारे में, जब हम बात करते हैं स्वाधीनता के बारे में, जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बारे में,
तो इन तीनों वर्ड्स का आउटकम जो है ना ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से है। आप इवन इफ ये जान के बहुत शौक होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल कंट्री जिसे हम अमेरिका कहते हैं, ये अमेरिका ने अपने अंदर ऐसी बहुत सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आउटकम्स माने जाते हैं। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है ना ये भले टेरिटरी के रूप में बहुत ही छोटा हो, बहुत ही कम पॉपुलेशन वाला कंट्री हो, बहुत छोटे से एरिया में फैला हुआ हो, लेकिन इसका रिवॉल्यूशन और इसके रिवॉल्यूशन का जो इंपैक्ट है वो कहीं से भी छोटा नहीं है। वो इतने बड़ा इंपैक्ट है, इतना बड़े लेवल पे उसने इंपैक्ट किया था कि वर्ल्ड में आज भी उसके असर जो है वो बड़े बड़े कंट्री छोड़ो, छोटे छोटे कंट्री तक भी ये पहुंचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। अगर अमेरिका किसी चीज को फॉलो कर रहा है तो ये स्वाभाविक सी और आम सी बात है कि इंडिया के अंदर भी उसके असर होंगे। ये कोई बहुत नायाब सी चीज नहीं है। बच्चा लोग, आज की पहली क्लास के अंदर ना हम लोग एक स्टोरी सुनने वाले हैं, एक कहानी सुनने वाले हैं। महज हम लोग आज बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट नहीं करने वाले हैं, एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं और इस स्टोरी के अंदर हम जानने वाले हैं कि आखिरकार ऐसी कौन कौन सी इवेंट्स हुई थी, ऐसी कौन कौन सी घटना हो गई थी जिन घटनाओं की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो रिवॉल्यूशन का फॉर्म पकड़ लिया। ऐसी क्या क्या इंसिडेंट हुई थी जिसकी वजह से फ्रांस जो है इतना बड़ा रिवॉल्यूशन कर बैठा, जिसका असर आज तक हम देखते नजर आ रहे हैं। देखो बच्चा लोग, बात ऐसी थी कि फ्रांस के अंदर एक किंगडम हुआ करता था, एक फैमिली हुआ करती थी जिसका नाम था बर्बन। ये बर्बन बिस्किट भी आती है हमारे यहाँ, बहुत अच्छी चॉकलेटी बिस्किट इसके अंदर होती है। इसी जो चॉकलेट वाली बिस्किट हमारे यहाँ अवेलेबल होती है, इसी नाम की बर्बन नाम की ही एक फैमिली हुआ करती थी जो फ्रांस में रहा करती थी और फ्रांस के अंदर मोनार्की सिस्टम को रूल किया करते थे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, फ्रांस के अंदर बहुत लंबे टाइम तक मोनार्की सिस्टम था। यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही लेटर पीरियड में हुआ, यानी बहुत ही बाद में चल करके डेमोक्रेसी स्टेबल हुआ। लेकिन इनिशियल डेज में, शुरुआत के दिनों में वहां पे मोनार्की सिस्टम था और उस मोनार्की सिस्टम को हैंडल करने के लिए एक फैमिली हुआ करती थी जिसका नाम था बर्बन फैमिली। इस बर्बन फैमिली के अंदर एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था लुईस 16। लुईस 16। अच्छा, इस लुईस 16 को हिंदी में लुई कहते हैं और अंग्रेजी में लुईस 16 बोलते हैं। अच्छा, ये लुईस 16 जो था ना वो 20 इयर्स की उम्र में राजा बनता है। ये छोटी सी इंसिडेंट थी। अभी तक मैंने आपको बताया कि फ्रांस के अंदर एक मोनार्की सिस्टम था, उस मोनार्की सिस्टम को हैंडल करने की जो जिम्मेदारी थी वो बर्बन फैमिली के पास थी और बर्बन फैमिली जो थी उसके अंदर एक राजा हुआ करता था जिसका नाम लुई 16 था। हिंदी में उसको लुई भी बोलते हैं और अंग्रेजी में उसको लुईस बोलते हैं। याद रखिएगा, फ्रांस के अंदर जितने राजा हुए थे वो लोग अपने टाइटल के तौर पे लुईस वर्ड को यूज किया करते थे। अच्छा, लुईस वर्ड जो है ना वो राजा को इंडिकेट करता था, लेकिन उसके अंदर ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये नंबर जो है उनके सीरियल को दिखाता था। जैसे आप ऐसे समझ लो कि अपने यहाँ इंडिया में बहुत बड़े टेलीविजन के या फिर फिल्मों के कह सकते हो सुपरस्टार हैं अमिताभ बच्चन। अब कई बार लोग इनको सीनियर बच्चन भी बोलते हैं और एक उनके बेटे हुए जिनका नाम है अभिषेक बच्चन, लोग इनका नाम जूनियर बच्चन भी रखते हैं। अच्छा, है तो ये बच्चन फैमिली से और दोनों के नाम में बच्चन लगा हुआ है, लेकिन ये सीनियर वर्ड डिकोड कर रहा है कि ये अमिताभ बच्चन की बात कर रहा है और जूनियर बच्चन जो है इसमें जूनियर जो है वो उनके बेटे की बात कर रहा है। ऐसे ही लुईस 15, 16, 14, 13, 12 न जाने कितने राजा हुए, उनके नाम के अंत में लुईस वर्ड यूज किया जाता था और लुईस के बाद जो नंबर लगा हुआ है उनके नंबर को, यानी उनके उतने पहले राजा राज्य कर चुके थे, इसके बारे में चर्चा करती है, यह जानकारी देती है। अब बच्चा लोग, बात ऐसी है कि लुईस 16 की जो शादी होती है वो बहुत ही कम उम्र में होती है और चूंकि फ्रांस के अंदर या फ्रांस के राजा की शादी जो होती है ऑस्ट्रिया के रानी से या ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस से होती है। किससे होती है? ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस से होती है। वो ऑस्ट्रिया की प्रिंस जो थी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑस्ट्रिया और हंगरी का नाम आपने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ऑलरेडी सुना होगा, कई बार ये चर्चा में आता है। ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बारे में अभी मैं चर्चा ही कर रहा हूँ। ये लुईस 16 की शादी जिस लड़की से हुई थी वो लड़की के बारे में जानना क्यों जरूरी है, मैं अभी आगे आने वाले टाइम में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। समझ में आ रही है बात ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक पहली बात तो आपको यहाँ पे कट टू कट मैंने समझा दिया कि बर्बन फैमिली थी। बर्बन फैमिली के अंदर लुईस 16 जो था वो राजा था, उसकी उम्र मात्र 20 साल की थी और 20 साल की उम्र में ही ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस से उसकी शादी हो गई थी। अब यहाँ पे कहानी ऐसी आती है कि एक इवेंट हुआ था, एक इवेंट का जो डेट था वो ये था 14th of July 1789।
ये डेट ना फ्रांस के हिस्ट्री में हमेशा रिमार्केबल बना के रख दिया गया और इसको कभी भी आज तक फ्रांस के लोग भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि इस दिन वहां पे एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हो गई थी, यानी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। और आज के भी टाइम पे फ्रांस के अंदर जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है वो इंडिपेंडेंस डे बाकी किसी दिन नहीं बल्कि 14 जुलाई के दिन ही सेलिब्रेट होता है, क्योंकि वहां पे पहली बार लोगों को लगा था कि मोनार्की सिस्टम को, राजा के सिस्टम को पहली बार उन्होंने फील किया था कि वो तोड़ सकते हैं, वो हटा सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उसके बारे में मैं अभी बात करता हूं। देखो वहां पे आप अगर 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक को देखोगे तो एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर का जो सबसे पहला फोटो है, उस फोटो के अंदर आपको एक प्रिजन के बारे में दिखाया गया है, एक जेल के बारे में एक पिक्चर दिखाई गई है। वो पिक्चर जो दिखाई गई है वो बास्टील की जेल के बारे में, यानी बास्टाइल प्रिजन के बारे में बता रहा। अच्छा, बास्टाइल प्रिजन के बारे में या बास्टील के जेल की अगर हम बात करें तो बेसिकली वो जेल कुछ ऐसा था कि वो एक फोर्ट के अंदर अवेलेबल था। किसके अंदर अवेलेबल था? फोर्ट के अंदर, यानी वो एक किला था। किला के अंदर ही बहुत सारे लोगों को, प्रिजनर्स को, यानी जो कैदी हुआ करते थे, कैदियों को वहां पे रखा जाता था। अब कहानी ऐसी है कि 14 जुलाई से पहले 74 के लगभग से वहां का जो राजा था लुई 16, वो धीरे धीरे क्या कर रहा था कि जो वहां की कॉमन सोसाइटी थी, उन कॉमन सोसाइटी के अंदर ना बहुत सारे आर्मी मैन को रिक्रूट करते जा रहा था। यानी आप ऐसा समझ लो कि लोगों के बीच में कॉमन मैन से ज्यादा आर्मी वाले, मिलिट्री वाले पर्सन्स वहां पे रिवॉल्व करते थे, घूमते रहते थे। उनकी मौजूदगी धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी। कहानी ऐसी है कि किसी एरिया में, अगर आज के भी टाइम पे अगर आपके लोकेलिटी में, आपके आजू बाजू में, आपके सराउंडिंग में अगर कोई आदमी या किसी कारणवश अगर आपके सोसाइटी में बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं, बहुत सारे आर्मी मैन पुलिस वाले आ जाते हैं, तो आपके अंदर ना एक भय सा, एक डर सा आ जाता है। आपके अंदर एक र्यूमर घूमने लगता है आपके दिमाग के अंदर कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पुलिस वाले आकर के हमें टॉर्चर करने लगे, हमें परेशान करने लगे, हमें डिस्टर्ब करने लगे। कहानी ऐसी थी कि उस टाइम पे फ्रांस के अंदर कॉमन सोसाइटीज के अंदर बहुत सारे आर्मी वाले, मिलिट्री वाले घूमना शुरू कर दिए थे ड्यू टू लुई 16। यानी लुई 16 जो है वो बहुत सारे लोगों को रिक्रूट कर लिया था जो कि बीचों में घूमा करते थे। अब इसी बीच में एक र्यूमर फैल गया, और र्यूमर ये फैल गया कि फ्रांस की जनता को लगने लगा, यानी नॉर्मल मैन ऑफ फ्रांस को लगने लगा कि राजा जो है किसी तरीके से मिलिट्री को यूज करके कॉमन मैन को मारने वाला है, सबको खत्म करने वाला है, सबको निपटाने वाला है। और भाई साहब, इस वजह से, इस डर से वहां के लोगों में एक तरह से डर हो गया, एक तरह से बहुत ही ज्यादा वो डर गए, अंदर से वो कांपने लगे। और कांपने के बाद उन्होंने एक छोटा सा काम किया, उन्होंने बास्टाइल की जो प्रिजन थी उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब मजे की बात यह है कि अटैक करने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरत होती है वो होती है आर्म्स की, यानी हथियार चाहिए। क्योंकि अगर किसी से आपको लड़ना है तो लड़ने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हथियार की जरूरत पड़ेगी, डंडे लाठियों की जरूरत। तो आप मान के चलिए कि पुलिस वाले पे अटैक करने जा रहे हैं, जिस पुलिस वाले के पास ऑलरेडी पिस्टल्स हैं, बहुत सारे ऑटोमेटिक गन्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी हथियार अवेलेबल है, आपको अगर उनसे भिड़ना है तो उसके लिए तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना जी, कि गांधी जी वाला सिस्टम लगाओगे कि इस गाल पे मारे हैं, इस गाल पे भी मार लीजिए। उस सिस्टम से तो पुलिस वालों से आप नहीं निपट सकते हैं। उसके लिए फ्रांस की जनता को आर्म्स लूटने की जरूरत थी, और इस आर्म्स को लूटने के लिए उन्होंने क्या किया? कॉमन मैन को ही कलेक्ट करना शुरू कर दिया, और कॉमन मैन ही गैदर होना शुरू हुए, इकट्ठा होना शुरू हुए। और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट अनाउंस कर दिया, और ये कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि उन्होंने कॉमन मैन मिलिट्री बना ली थी। यानी उन्होंने एक बात अनाउंस कर दिया कि अगर लुई 16 आर्मी तैयार कर रहा है, मिलिट्री तैयार कर रहा है, तो हमारी एक फौज होगी जो सामान्य जनता की होगी, कॉमन जनता की होगी, यानी जनता ऑफ फ्रांस की होगी, यानी सिटीजन ऑफ फ्रांस की होगी। आप समझ रहे हैं? यहां पे द्वंद्व शुरू हो गया। द्वंद्व कहने का सेंस ये है कि राजा का ऐसा कोई इंटेंशन था कि नहीं था, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जनता के अंदर ये बात जरूर फैल गई कि ये राजा जो है कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। आपको पता है दुनिया में मैक्सिमम रिश्ते सिर्फ इसी वजह से बिगड़ जाते हैं कि जब आपके अंदर किसी चीज को लेकर के डाउट हो जाता। आपको सिर्फ डाउट हो जाना चाहिए कि ये चीज हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, अगले दिन से वो आपको ट्रबल करना शुरू कर देगी।
और आपको सिर्फ ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है। आपको अगले टाइम से वो सुटेबल, बेनिफिशियल, अच्छा लगने लगेगा, आपको उसमें कोई कमी नजर नहीं आएगी। अक्सर ये चीजें तब होती है जब हम किसी से मित्रता करने जाते हैं, दोस्ती करने जाते हैं, तो अक्सर ऐसी चीजें हम लोग फेस करते हैं। मैंने अभी तक आपको फैमिली के साथ साथ ये बताने की कोशिश करी कि फ्रांस के अंदर जो उसकी जनता थी उसके अंदर एक डाउट आ गया, और डाउट ये था कि उनको लगने लगा कि वो हमें मार देगा, खत्म कर देगा, और खत्म करने से होने से बचने के लिए उन्होंने कॉमन मैन की एक मिलिट्री बना ली, और मिलिट्री से उन्होंने क्या कर लिया, अटैक कर दिया राजा के किला के ऊपर। यानी कि वहां का जो किंग था, उस किंग के अलग अलग फोर्ट पे या फिर कह सकते हो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर वो क्या करने लगे, अटैक करने लगे। अब ड्यू टू अटैक उन्होंने क्या करना शुरू किया, बहुत सारे वेपन्स लूटना शुरू कर दिए, वेपन्स को लूटना शुरू कर दिया, आर्म्स लूटने शुरू कर दिए। अच्छा, अगर आप कोई काम करने जाओ और उसका पहला स्टेप अगर आप सक्सेसफुली कर पाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। उन्होंने सबसे पहले आर्म्स को लूटा, वेपन को लूटा, और लूटने के बाद 7000 लोगों ने मिलकर के बास्टील की जेल यानी बस्टाइल की जेल को, बस्टाइल प्रिजन के दीवार को उन्होंने उखाड़ दिया, उन्होंने उसके गेट को उखाड़ दिया और वहां के लोगों को जाकर के उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की। अच्छा, मजे की बात बताएं आपको, बस्टाइल जेल के अंदर ये रूमर था कि बहुत सारे कैदियों को उसमें इकट्ठा करके रखा गया है ताकि उनको मारा जा सके, उनको टॉर्चर किया जा सके। उन लोगों को हटाने के लिए, छुड़ाने के लिए वहां के कॉमन मैन ने अटैक किया था, और हुआ क्या, बिल्कुल उल्टा। लोगों को उम्मीद थी कि वहां पे बहुत ज्यादा कैदी होंगे, बहुत ज्यादा प्रिजनर्स होंगे, लेकिन मात्र वहां पे 7 लोग निकाले गए, यानी मात्र 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया था उस बस्टाइल जेल के थ्रू, और अटैक कर दिए थे 7,000 लोग। अच्छा, इस इंसिडेंट के अंदर एक चीज तो कंफर्म हो गई, और वो एक चीज कंफर्म ये हो गई कि जो प्रिजन मतलब कह सकते हो जेल का रखवाली करने वाला या जेल को मैनेज करने वाला जो जेलर था, जो कमांडेंट था, वो कमांडेंट तो उस अटैक में मारा गया। लेकिन एक पॉजिटिव चीज जो फ्रांस की जनता के बीच में फैल गई वो ये फैल गई कि उन्होंने बास्टाइल की जेल को उड़ा दिया, उन्होंने वेपन्स लूट लिए, उन्होंने 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया। भले ये नंबर छोटा था लेकिन उनके मन में एक कॉन्फिडेंस आ गया, एक जुनून आ गया, और जुनून ये था कि वो धीरे धीरे करके मोनार्की सिस्टम को ही उखाड़ फेंक सकते हैं, वो उसे ही नष्ट कर सकते हैं, उसे वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहने दे सकते। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी ओवरऑल मोरलेस हम ये बात कहना चाहते हैं कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, और ये कॉन्फिडेंस कोई आज कल परसों नहीं, आज से बहुत साल पहले 1700 में 1789 के लगभग ये उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप ये छोटी सी स्टोरी समझ पाए होंगे, फैमिली के बारे में समझ पाए होंगे। इसके आगे की कहानी को मैं अगले क्लास में कंटिन्यू करने वाला हूँ। वीडियो छोटा रख रहा हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिसली अगले दिन भी आपको इससे रिलेटेड वीडियो जो हुआ वो मतलब प्रॉमिसली अपलोड करूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब तक आप लोग मन लगा के ध्यान से पढ़ते रहिए, और इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग कल सीरियस कुछ डेटा वाली बातें कंसिडर करेंगे। समझ में आ रही बात ना? अगर आपको कोई असुविधा हुई हो तो प्लीज कमेंट करिए, और अगर आपको सुविधा हुई हो तो प्लीज फॉलो करिए, ताकि हम लोग अपनी फैमिली को और भी बड़ा कर सके और एंजॉयली पढ़ सके। समझ में आ रही बात ना? चलिए ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए सब खैर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।